हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछली वीडियो में पार्ट 1 में हमने देखा था मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। तो अब हम शुरुआत करते हैं इससे आगे की। तो शुरू करते हैं। मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत 1880 के दशक में हुई। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत कब हुई। तो कब हुई थी? 1840 के दशक में। 1840 के दशक में मेसोपोटामिया में पुरातत्वीय खोजों की शुरुआत हुई थी। आगे देखते हैं। वहाँ एक या दो स्थलों पर जैसे उरुक और मारी में, जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे, उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। उत्खनन कार्य कई दशकों तक चलता रहा। तो भारत में किसी भी स्थल पर इतने लंबे अरसे तक खुदाई की कोई परियोजना नहीं चली जितनी मेसोपोटामिया में चली। तो आगे दिए गए हैं कि इन खुदाइयों के फलस्वरूप आज हम इतिहास के स्रोतों के रूप में सैकड़ों की संख्या में इमारतों, मूर्तियां, आभूषणों, कब्रों, औजारों और मुद्राओं का ही नहीं बल्कि हजारों की संख्या में लिखित दस्तावेजों का भी अध्ययन कर सकते हैं। आगे हैं। यूरोप वासियों के लिए मेसोपोटामिया इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि बाइबल का प्रथम भाग ओल्ड टेस्टामेंट, बाइबल का प्रथम भाग क्या था, क्या कहलाता था? ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है कि बाइबल का प्रथम भाग क्या कहलाता है। तो ये ओल्ड टेस्टामेंट कहलाता है। ओल्ड टेस्टामेंट में इसका उल्लेख कई संदर्भों में किया गया है। उदाहरण के लिए ओल्ड टेस्टामेंट की बुक ऑफ जेनेसिस में सीमार का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? सीमार का उल्लेख है, जिसका तात्पर्य अर्थात सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से है। जिसका तात्पर्य किससे है? ये सीमार क्या होता है? इस सीमार का मतलब होता है सुमेर ईंटों से बने शहरों की भूमि से हैं। अगला है यूरोप के यात्री और डिवीजन मेसोपोटामिया को एक तरह से अपने पूर्वजों की भूमि मानते थे। मेसोपोटामिया क्या होता था उसमें? यूरोप के यात्री और डिवीजन मेसोपोटामिया को एक तरह से पूर्वजों की भूमि मानते थे। क्या मानते थे? पूर्वजों की भूमि मानते थे। और जब इस क्षेत्र में पुरातत्वीय की खोज की शुरुआत हुई तो ओल्ड टेस्टामेंट के अक्षरश सत्य को सिद्ध करने का प्रयत्न किया। क्या किया? सिद्ध करने का प्रयत्न किया। आगे हैं। 19वीं सदी के मध्य से मेसोपोटामिया में अतीत को खोजे जाने के उत्साह में कभी कोई कमी नहीं आई। सन 1873 में एक ब्रिटिश समाचार पत्र ने ब्रिटिश म्यूजियम द्वारा प्रारंभ किए गए खोज अभियान का खर्च उठाया, जिसके अंतर्गत मेसोपोटामिया में एक ऐसी पट्टिका की खोज की जानी थी जिस पर बाइबल में उल्लिखित जलप्लावन की कहानी का अंकन था। तो हम ये इसके जो साइड में दी गई हैं
एक कहानी बाइबल के अनुसार जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। सबसे पहले तो हम ये इसको पढ़ेंगे, फिर आगे का पैराग्राफ पढ़ेंगे। तो क्या दिए गए हैं इसमें, तो ये हैं बाइबल के अनुसार ये जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। बाइबल के अनुसार ये जलप्लावन पृथ्वी पर संपूर्ण जीवन को नष्ट करने वाला था। क्या करने वाला था? नष्ट करने वाला था। किंतु परमेश्वर ने जलप्लावन के बाद भी जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए क्या किया? नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। किसे सुना? ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि परमेश्वर ने जीवन को पृथ्वी पर सुरक्षित रखने के लिए किसे चुना? तो नोआ नाम के एक मनुष्य को चुना। नोआ ने बहुत विशाल नाव बनाई, किसने? नोआ ने बनाई थी बहुत विशाल नाव, और उसमें सभी जीव जंतु का एक एक जोड़ा रख लिया, उसके अंदर रख लिया। बड़ी सी नाव थी, उसमें सभी जीव जंतु का एक एक जोड़ा रख लिया। और जब जलप्लावन हुआ तो बाकी सब कुछ नष्ट हो गया था, लेकिन जो नाव में रखे सभी जोड़े सुरक्षित बच गए। जो उस नोआ ने जिन जंतु को अपनी बड़ी सी नाव में रखा था वो बच गए, बाकी सब नष्ट हो गया उस पृथ्वी पर। ऐसी ही एक कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती है। ऐसी कहानी मेसोपोटामिया के परंपरागत साहित्य में भी मिलती हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र के नाम हमें याद रखने हैं। तो क्या नाम है? जीवशूद्र या उत्नापिष्टम कहा जाता है इस कहानी के मुख्य पात्र को। तो ये हमें याद रखना है। शुरू करते हैं इस पैराग्राफ को। 1960 के दशक तक ये समझा जाता कि यहाँ से हम करते हैं अभी शुरू। 1960 के दशक तक ये समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानी अक्षरश सही नहीं है, लेकिन ये इतिहास में हुए महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अतीत को अपने ढंग से अभिव्यक्त करती हैं। धीरे धीरे पुरातात्विक तकनीकें अधिक उन्नत और परिष्कृत होती हैं। इसके अलावा भिन्न भिन्न पहलुओं पर ध्यान दिया जाने लगा, यहाँ तक कि आम लोगों के जीवन की भी परिकल्पना की जाने लगी। बाइबल की कहानियाँ की अक्षरश सच्चाई को प्रमाणित करने का कार्य गौण हो गया। आगे के अनुभागों में हम जिन बातों पर चर्चा करेंगे उनमें ये अधिकांश इन परिवर्ती अध्ययनों पर आधारित हैं। इसमें दिए गए हैं कि 1960 के दशक तक क्या समझा जाता था कि ओल्ड टेस्टामेंट की कहानियाँ सही नहीं है। जो ओल्ड टेस्टामेंट था बाइबल का प्रथम भाग, उनकी ये कहानियाँ सही नहीं है। आगे है मेसोपोटामिया और उसका भूगोल। तो आइए देखते हैं कि मेसोपोटामिया और उसका भूगोल के बारे में। तो इराक भौगोलिक विविधता का देश है। इसके पूर्वोत्तर भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं, जो इसके पूर्वोत्तर भाग में। तो आइए देखते हैं इसके पूर्व उत्तर। तो आप ये हैं पूर्व और ये हैं उत्तर। तो
इन दोनों के जो बीच का भाग है वो कहलाता है पूर्वोत्तर। इस भाग में हरे भरे ऊंचे नीचे मैदान धीरे धीरे वृक्षाच्छादित पर्वत श्रृंखला के रूप में फैलते हैं। आइए देखते हैं आगे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, जो ये रेड लाइन से अंडरलाइन किया गया है, यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। तो इसका क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मेसोपोटामिया में खेती की शुरुआत कब हुई। तो आपका आंसर आएगा 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच में। तो हम कहाँ पढ़ रहे थे, यहाँ जो ग्रीन लाइन है वहाँ हमें पढ़ना था। तो साथ ही यहाँ 64 झरने तथा जंगली फूल हैं। साथ ही यहाँ 64 झरने तथा जंगली फूल हैं। यहाँ अच्छी फसल के लिए पर्याप्त वर्षा होती है। यहाँ पर क्या होता है, अच्छी फसल के लिए वर्षा होती, साथ ही यहाँ स्वस्थ जंगली फूल है, झरने तथा जंगली फूल है। तो इसके आगे हैं, यहाँ 7000 से 6000 ईसा पूर्व के बीच खेती शुरू हो गई थी। आगे हैं, उत्तर में ऊंची भूमि है, यहाँ स्टेपी घास के मैदान हैं। तो स्टेपी घास के बारे में हम जानते। तो जो मेसोपोटामिया में स्टेपी घास होती थी, कौन सी घास होती थी, उत्तर में ऊंची भूमि, मेसोपोटामिया में उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान। यहाँ पशुपालन की खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। तो देखते हैं कि यहाँ पर क्या स्टेपी उत्तर में ऊंची भूमि है, उत्तर में ऊंची भूमि है जहाँ स्टेपी घास के मैदान है, जहाँ क्या होता था, यहाँ पर पशुपालन की खेती की तुलना में क्या होता था, खेती की तुलना में आजीविका का अधिक अच्छा साधन है। सर्दियों की वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी झाड़ियों और घास से अपना भरण पोषण करती हैं। यहाँ पर क्या होता था, सर्दियों में जब वर्षा के बाद भेड़ बकरियां यहाँ उगने वाली छोटी छोटी जो झाड़ियाँ घास होती थी उससे अपना भरण पोषण करती थी भेड़ और बकरियां। पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों के लिए जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन था। तो परिवहन का सबसे अच्छा साधन तो जल ही होता है, जिसे हम नाव में बैठकर भी जाते हैं, जिससे कम से कम खर्चा आता है। उसमें अगर हम किसी बैल की मदद से जाएंगे तो उस बैल को हमें भोजन भी कराना पड़ेगा तथा घास उसको हम खिलाते हैं तभी वो चल पाएगी। और नाव सबसे सस्ता साधन है नाव। तो इसमें क्या दिए गए हैं कि पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ, पूर्व में दजला की सहायक नदियाँ ईरान के पहाड़ी प्रदेशों में जाने के लिए परिवहन का अच्छा साधन है। तो ये लाइन आपको समझ आ गई होगी। दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है। दक्षिणी भाग क्या है, दक्षिणी भाग एक रेगिस्तान है और यही वो स्थान है, कौन सा स्थान है, जहाँ सबसे पहले नगरों और लेखन प्रणाली का दुर्भाव हुआ। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बन सकने की क्षमता थी। इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए
इन रेगिस्तानों में शहरों के लिए भरण पोषण का साधन बनने की क्षमता थी। आगे हैं, क्योंकि फरात और दजला नाम नदियाँ उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। क्या लेके आती थी ये फरात और दजला नाम की नदियाँ? कहाँ से लाती थी, क्या लाती थी? तो ये उत्तरी पहाड़ों से निकलकर अपने साथ उपजाऊ बारीक मिट्टी लाती थी। जब इन नदियों में बाढ़ आती है अथवा जब इनके पानी को सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। कहाँ जमा हो जाती हैं? ये जब इनके पानी की सिंचाई के लिए खेतों में ले जाया जाता है, तब ये उपजाऊ मिट्टी वहाँ जमा हो जाती है। फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती हैं। जो ये फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद, ये जो फरात नदी है वो कहाँ प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती है? ये रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बटकर बहने लगती हैं। कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती हैं, कभी कभी ये जो फरात नदी रेगिस्तान में प्रवेश करने के बाद कई धाराओं में बढ़ जाती हैं और बहने लगती हैं, तब क्या होता है? तो कभी कभी इन धाराओं में बाढ़ आ जाती है। किन धाराओं में? जो फरात नदी होती हैं वो बढ़ जाती हैं, तो इन धाराओं में बाढ़ आ जाती हैं। और पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों में काम देती थी। ये धाराएं पुराने ज़माने में क्या करती थी? पुराने ज़माने में ये धाराएं सिंचाई की नहरों का काम देती थी। इनमें आवश्यकता पड़ने पर गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। जो ये फरात नदी होती हैं, ये कई धाराओं में बटकर इनमें बाढ़ आ जाती हैं और इन्हीं बाढ़ों से पुराने ज़माने में क्या किया जाता था? सिंचाई की जाती थी। और इनमें आवश्यकता पड़ने पर क्या कहता? गेहूँ, जौ और मटर या मसूर के खेतों की सिंचाई की जाती थी। रोम साम्राज्य बीजान्तिन सहित सभी पुराने व्यवस्थाओं में दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यकता वर्षा की कुछ कमी रहती थी। वहाँ पर फसल तो अच्छी होती थी, उपज देने वाली होती थी। दक्षिणी मेसोपोटामिया की खेती सबसे ज़्यादा उपज देने वाली हुआ करती थी। हालांकि वहाँ फसल उपजाने के लिए आवश्यक वर्षा की कुछ कमी रहती थी। खेती के अलावा भेड़ बकरियां स्टेपी घास के मैदानों, पूर्वोत्तरी मैदानों और पहाड़ों के ढालों पर पाली जाती थी। ये उपजाऊ स्थान बाढ़ की नदियों से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित थे, जिनमें भारी मात्रा में मांस, दूध और ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। तो हमें भेड़ बकरियों से कौन कौन सी वस्तु मिलती थी? भारी मात्रा में मांस, दूध, ऊन आदि वस्तुएं मिलती थी। इसके अलावा नदियों में मछलियों की कोई कमी नहीं रहती थी। इनके खाने पीने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें होती थी, वस्तुएं मिल जाती थी। और जो मछलियाँ होती थी ना, उनकी कोई कमी नहीं थी। नदियों में बहुत ही सारी मछलियाँ रहती थी। और गर्मियों में खजूर के पेड़ खूब खजूर देते थे। लेकिन हमें ये सोचने की गलती नहीं करनी चाहिए कि शहरों का विकास केवल ग्रामीण समृद्धि के बल पर ही हुआ।
हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि शहरों का विकास ग्रामीण के बल से हुआ। इस विकास के अन्य कारकों के विषय में हम बारी बारी से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हमें शहरी जीवन के बारे में स्पष्ट जानकारी लेनी चाहिए। तो आज का दूसरा पार्ट यही ख़त्म होता है और अगली वीडियो आपकी कल आ जाएगी। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताना कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको कैसा लगा तथा इसमें और सुधार करने की ज़रूरत है, ये भी ज़रूर बताना। और ये भी ज़रूर बताना कि आपको अगली वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।